नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप, पर मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। टीवी न्यूज के सबसे फ्रेश अट्रैक्टिव शो 4 का फायर में आपका स्वागत है। न्यूज इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा शो है जिसमें खबरों में रफ्तार भी है और खबरें विस्तार से भी हैं। इस बुलेटिन में हम आपको तेज रफ्तार से खबरें तो दिखाते ही हैं, साथ ही साथ देश दुनिया के सारे अपडेटेड वीडियोस भी आपको दिखाएंगे। अगले 1 घंटे तक आप बने रहिए 4 के फायर के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। एक बार फिर से कोरोना चीन में तो कहर बरपा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत भी कोरोना के इस लहर को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है और इसीलिए कई बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आज स्वास्थ्य मंत्री फिर कोरोना पर बड़ी बैठक करने वाले हैं। एयरपोर्ट पर टेस्टिंग और ट्रैकिंग बढ़ाई गई है, तो राज्य सरकार भी अपने स्तर पर वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पुख्ता तैयारी करने में जुटी हुई है। ग्राउंड जीरो से आपको हर एक्शन हम दिखाएंगे। नमस्कार, 4 का फायर के साथ मैं हूं नैना यादव। जब पुलिसकर्मी ही नशे में हो तो बिहार में शराबबंदी आखिर कैसे सफल होगी? वीडियो सबूतों के साथ हम पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे गहने की दुकान में लूट की ऐसी तस्वीर भी जिसको देखकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। ये सभी खबरें आगे आप पाएंगे अगले 1 घंटे तक। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात सिक्किम की करेंगे। सिक्किम से आज दुखद खबर आई है। आज एक सड़क हादसे में हमने अपने 16 सेना के जाबाज जवानों को खो दिया है। इसके साथ ही 4 हमारे जवान जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सेना की एक गाड़ी फिसल करके खाई में जा गिरी। बेहद दुखद यह हादसा है। आप देखिए किस तरह से ये सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 अधिकारी समेत 16 जवान शहीद हो गए हैं। भारत चीन बॉर्डर के पास में यह हादसा हुआ है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह की ये दर्दनाक तस्वीर है, कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ। हालांकि जो घायल जवान हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है और सेना का काफिला सिक्किम के जेमा जा रहा था, इसी दौरान ये हादसा हुआ। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया है और मौके पर राहत बचाव का काम भी जारी है। लेकिन सिक्किम ये दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर तय मंजिल तक हमारे जवान नहीं पहुंच पाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। देश की राजधानी में 5 साल की बच्ची को अगवा करके रेप का मामला सामने आया। ये पूरी घटना बलसवा जेरी इलाके की है। मासूम बच्ची घर के पास खेल रही थी, तभी दरिंदा उसे गोद में उठाकर ले गया। 1 दिन बाद बच्ची पार्क के सामने बेसुध हालत में पड़ी हुई मिली। यहाँ बेहद अजीब सा ये मामला है। फिलहाल बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वहीं आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने 10 टीमें भी बनाई हैं और बच्चे को अगवा करने की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए आप। देश की राजधानी दिल्ली फिर हुई शर्मसार। अपहरण के बाद बच्ची से किया दुष्कर्म। दिल्ली के भलसवा इलाके में 5 साल की बच्ची को अगवा कर रेप का मामला सामने आया है। घटना 21 दिसंबर शाम की है। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक युवक उसे गोद में उठाकर ले गया और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बच्ची 22 दिसंबर की सुबह एक पार्क के नजदीक मिली। पुलिस को जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। जरा गौर से इस हैवान को देखिए, कैसे मासूम बच्ची को गोद में उठाकर ले जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की जांच में जुटी है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीमें बनाई गई है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची की सर्जरी की है। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। स्वाति मालीवाल ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा है। दिल्ली पुलिस को मैंने नोटिस इशू किया है क्योंकि अभी तक इस मामले में एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है। मैं चाहती हूं कि दिल्ली पुलिस तुरंत उन अपराधियों को पकड़े जिससे कि उन्हें सख्त से सख्त सजा हो सके। आज आपको चोरी की ऐसी घटना दिखाएंगे जहां चोर के पास न तो गन होता है और न ही कोई हथियार, फिर वो कैसे दिन दहाड़े चोरी कर फरार भी हो जाता है। जी हाँ, ये जो पूरी घटना है वो यूपी के जौनपुर से सामने आई है। बदमाश मास्क लगाकर ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुआ और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गया। चोर इस वारदात को फिल्मी स्टाइल में अंजाम देता है। पहले वो जेब में गहने भरता है, फिर दुकानदार को जोरदार थप्पड़ जड़कर रफू चक्कर हो जाता है। जी हाँ, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। इस खबर को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर मामला समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या था। इस वीडियो को समझने के लिए आपको इन तस्वीरों को सिलसिलेवार ढंग से देखना पड़ेगा। एक युवक मास्क लगाकर काउंटर के सामने बैठा है। काउंटर की दूसरी तरफ दुकानदार है जो युवक को गहने दिखा रहा है। युवक तसल्ली के साथ आराम से बैठकर गहनों को सावधानी से एक एक करके देख रहा है। दुकानदार भी मन लगाकर गहने दिखा रहा है।
तभी दुकानदार गहने निकालने के लिए नीचे झुकता है और युवक खड़ा होता है। एक झटके में वो गहनों को समेटकर अपनी जेब में डालता है और फिर दुकानदार को थप्पड़ रसीद कर देता है। दुकानदार युवक का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युवक हाथ छुड़ाकर दुकान से रफू चक्कर हो जाता है। दिन दहाड़े सराफा व्यापारी के साथ लूटपाट की यह वारदात यूपी के जौनपुर में हुई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से लड़के की तलाश में है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आत्मघाती धमाका हुआ। इस विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई। धमाका एक कार में हुआ जिसमें दोनों फदाइन हमलावर थे। ब्लास्ट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। विस्फोट के बाद टैक्सी में आग लग गई। देखिए कैसे कार धू-धू कर चल रही है। हालांकि अभी तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने एक संदिग्ध कार को जांच के लिए रोका था, तभी जोरदार धमाका हुआ। इस आत्मघाती हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि ये साफ नहीं है कि हमलावरों ने विस्फोटक पहन रखा था और उनकी मंशा क्या थी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। ये धमाका जुमे की नमाज के दौरान हुआ। तो जेलेंस्की क्योंकि अमेरिकी दौरे पर रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी सैन्य भरोसे पर अब तक बैठे जापान की घेरेबंदी का प्लान रूस और चीन बना रहे हैं। जी हां, जेलेंस्की ने ऐसी चाल चली है जिससे तीसरे विश्व युद्ध को टालना लगभग अब नामुमकिन हो चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। (2023) में अमेरिका वर्सेस रूस डायरेक्ट। सुपर पावर के संग्राम से धरती होगी लाल। जेलेंस्की की जिद से दुनिया देखेगी तीसरा विश्व युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 10 महीने से महायुद्ध चल रहा है। इस जंग में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत तमाम नेटो देश लगातार सामने आ रहे हैं। हथियार और पैसों से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पश्चिमी देशों की मदद से जेलेंस्की को ये लगने लगा है कि वो पुतिन को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर रूस को पटखनी देना इतना आसान होता तो अमेरिका अब तक ये ना कर चुका होता। बहरहाल नेटो का मेंबर बनने के लिए बेताब यूक्रेन की हरकतों से रूसी राष्ट्रपति पुतिन बौखलाए हुए हैं। पुतिन ने यह महायुद्ध जल्द से जल्द जीतने के लिए रणनीति बना ली है। इसकी खातिर पुतिन ने मजबूत गोलबंदी भी कर ली है। रूस के साथ आया चीन, बेलारूस और ईरान का भी मिला साथ। अगर पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ दिखाई दे रहे हैं तो रूस के साथ कई ऐसे देश हैं जो अंकल सैम को परेशान देखना पसंद करेंगे। चीन इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका को पसंद नहीं करता और कई बार परमाणु हथियारों का रौब दिखा चुका है। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से जाहिर तौर पर दुनिया 2 धड़ों में बट गई है। एक धड़ा रूस के खिलाफ और पश्चिमी देशों के साथ है, तो दूसरा धड़ा रूस और उसके समर्थकों के साथ है। रूस ने अपने ग्रुप में चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, तुर्की, म्यांमार के बाद अब अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया है। ताइवान मसले पर अमेरिका चीन में ठानी। ताइवान के साथ अब तक खुले तौर पर अमेरिका खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा भी था कि अगर ताइवान पर चीन का हमला होता है तो अमेरिका उसकी सैन्य रूप से मदद करेगा। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी ताइवान के समर्थन में आता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि पश्चिमी देशों की यही गुटबंदी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध तक ले जाने की वजह बनेगी, क्योंकि रूस और चीन जैसे बड़े देशों को छोटा समझना अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए रणनीतिक भूल होगी और उस भूल की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो युद्ध चल रहा है, जो जंग चल रहा है, उसमें डायरेक्ट एंट्री अब बेलारूस की होने वाली है। बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहो।
बेलारूस और रूस मिलकर दुश्मन से जो है वो लड़ेंगे। बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको ने अब बयान दिया है, शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। जिस तरीके से अभी पुतिन ने बातचीत की थी और ये बात सामने आ रही थी कि बेलारूस की अब एंट्री हो सकती है, अब जंग में डायरेक्ट एंट्री जो है वो बेलारूस की होने वाली है। बढ़ते आगे, बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। मामला बिहार के वैशाली जिले का बताया जा रहा है। दरअसल एसपी ऑफिस में तैनात पुलिसकर्मी ही नशे में धुत पाए गए। आरोपी पुलिसकर्मी को फिलहाल शराब के साथ में धर दबोचा है। पुलिसकर्मी के पास से 50,000 रुपए भी बरामद किए गए और इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सवाल उठता यह है कि जब पुलिस वाले की ऐसी हरकत करेंगे, जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जब्त की जा रही है। उधर बिहार में जहां जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है, वहीं बड़े पैमाने पर शराब भी जब्त की जा रही है। उधर वैशाली जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एसपी कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मी नशे की हालत में था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पुलिसकर्मी के पास से 50,000 कैश और शराब की बोतलें भी बरामद हुई। एसपी दफ्तर में तैनात पुलिसकर्मी का नाम अमरेंद्र कुमार है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी दफ्तर में नशे की हालत में था। साथ ही शराबी पुलिसकर्मी की गाड़ी से शराब की बोतलें और 50,000 रुपया बरामद किया गया है। आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं इस घटना के बाद बीजेपी हमलावर दिख रही है। मुख्यमंत्री जी अहंकार में कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ तक कि कहना है कि भाई जो लोग दारू के बारे में बोल रहा है वो दारू के धंधा में संलिप्त है। और डिप्टी सीएम का बयान आया है कि भाजपा के लोग संलिप्त है इसमें। तो सरकार है, अगर मान लिया पार्टी के कोई भी लोग उसमें संलिप्त है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। हिंद के योद्धाओं ने एक बार फिर से ड्रोन वाली साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तानी ड्रोन हिंदुस्तान की सरजमी पर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस कोशिश को नाकाम किया। घटना पंजाब के अमृतसर की है। बीती रात बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को मार गिराया है। कहीं ड्रोन से कुछ गिराया गया नहीं, लेकिन लिहाजा घटना के बाद बीएसएफ ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। आपको बता दें, सरहद पर लगातार पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल देखी जाती रही है और इसलिए इस बार भी ड्रोन से कुछ गिराया गया या नहीं, उसकी तलाशी की गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, वहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान लगातार ड्रोन से भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के रणबांकुरे हर पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर रहे हैं। सरहदी इलाकों में लगातार ड्रोन की हलचल देखी जा रही है। फिरोजपुर के बाद अब अमृतसर सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन घुसा, जिसे बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। घटना देर रात की है, जहां जवानों ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों के जवान ड्यूटी पर मुस्तैद थे, तभी आसमान में हलचल दिखाई दी। जवानों ने नाइट विजन कैमरों की मदद से देखा कि बड़े आकार का ड्रोन हिंदुस्तान की सरजमी में दाखिल हो रहा है। जवानों ने फौरन फायरिंग शुरू कर दी और नापाक ड्रोन को मार गिराया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इससे पहले बीएसएफ ने अमृतसर सेक्टर में पाकिस्तान से आए ड्रोन को मार गिराया था, जिसके बाद 4 किलो हेरोइन उस ड्रोन से बरामद की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका की करते हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया से विमान हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक विमान समंदर में क्रैश हो गया। इस पूरी घटना के बाद से लोगों में हड़कंप मच गया है। रस्सी के सहारे खींच करके विमान को समंदर से बाहर निकाला गया। हादसे के वक्त इस विमान में सिर्फ 2 लोग सवार थे, दोनों की जान बाल बाल बची है। प्लेन क्रैश होने की जो तस्वीर सामने आई है, वो जब आप देखेंगे तो दिल दहल जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। सी प्लेन के क्रैश होने का ये वीडियो अमेरिका के कैलिफोर्निया का है, जहां सांता मोनिका बीच पर यह विमान अचानक क्रैश हो जाता है। प्लेन जैसे ही क्रैश होता है, आसपास हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। फायर फाइटर्स और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। रस्सी की मदद से प्लेन को समुद्र से खींचकर बाहर निकाला जाता है। प्लेन क्रैश की लाइव तस्वीरें डराने वाली हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। दमकल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त प्लेन में 2 लोग सवार थे। दोनों लोगों की हालत सुरक्षित बताई जा रही है। हादसे की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।
और अगली खबर जोधपुर से, जहां पर बर्निंग बस की खौफनाक तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर सड़क पर एक बस अचानक से आग का गोला बन गई। बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान बस स्टैंड पर खड़े यात्रियों में दहशत फैल गई और देखते ही देखते बस जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि इस भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। देखिए पूरी रिपोर्ट। बीच सड़क पर बस जल रही है। बस से आग की लपटें ऐसे निकल रही हैं मानो बस कोई आग की भट्टी हो। बस में लगी आग की लपटें इतनी तेज कि हर कोई देखकर हैरान रह गया। आग का गोला बनी बस अपने आप आगे बढ़ रही थी। तभी दो लोग बस के सामने आते हैं और बस को रोकने की कोशिश करते हैं। लोग आग की लपटों को देखकर पीछे हट जाते हैं और बस थोड़ी देर के बाद फुटपाथ से टकराकर अपने आप रुक जाती है। बताया जा रहा है कि आग उस वक्त लगी जब ड्राइवर ने बस को स्टैंड में पार्क किया था। बीच सड़क पर आग के तांडव की तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जहां कालवी प्याऊ बस स्टॉप पर यह हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं, जहां कवर्धा में एक कार गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हादसे में शिकार सभी लोग एक ही परिवार के थे, जो बेमेतरा से इलाहाबाद अस्थि विसर्जन के लिए गए थे। अस्थि विसर्जन के बाद परिवार बेमेतरा लौट रहा था और इसी दौरान सुबह करीब 3 बजे के आसपास चिल्फी घाट में कार हादसे का शिकार हो गई। कार 50 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे की वजह क्या थी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। चूंकि यह हादसा सुबह 3 बजे हुआ है, ऐसे में नींद की वजह से इस हादसे की आशंका जताई जा रही है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस इस घटना के कारणों की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑन भारत। और आइए बात करते हैं मोस्ट वांटेड सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की, जो नेपाल की जेल से आज रिहा हो गया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नेपाल की जेल से रिहा हुआ बिक्री किलर चार्ल्स शोभराज। तो शोभराज पर 20 से अधिक हत्याओं का आरोप है और शोभराज भारत में 21 साल जेल की सजा काट चुका है। इस रिपोर्ट में जाने आखिर कौन था चार्ल्स शोभराज, कौन से गुनाहों में वो शामिल था। बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज हुआ आजाद। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चार्ल्स शोभराज को रिहा कर दिया गया है। 78 वर्ष कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज नेपाल की जेल में बंद था। चार्ल्स शोभराज को बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर 20 से अधिक हत्याओं का आरोप है। शोभराज ने कई यूरोपीय महिला पर्यटकों की हत्या की थी। शोभराज जेल से फरार होने और वेश बदलने में माहिर था। वो पुरुषों से मिलने में काफी सामान्य रहता था, लेकिन महिलाओं को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स भारत में 2 बार जेल से फरार हो चुका है। शोभराज भारत में 21 साल जेल की सजा काट चुका है। साल 2003 में शोभराज काठमांडू में गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद से वो जेल में बंद था। आखिर नेपाल ने शोभराज को क्यों रिहा किया है? चार्ल्स शोभराज इस सजा की 75% अवधि जेल में पूरी कर चुका है और जेल में उसका आचरण अच्छा रहा है। नेपाल के वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट के अनुरूप भी शोभराज जेल की सजा पूरी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑन भारत। आगे बढ़ते बाद हरियाणा की करते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। हिंदू संगठन वालों का आरोप, दूसरे जिलों से लोगों को यहां नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है, ये उनका आरोप है। तो देखिए, हिंदू संगठन काफी नाराज यहाँ पर चल रहे हैं और साथ ही आरोप ये लगाया जा रहा है कि दूसरे जिलों से भारी संख्या में लोगों को बुला करके इस तरीके से माहौल खराब करने की साजिश के तहत खुले में नमाज पढ़ी गई। तो वहीं दूसरे जिलों से बुलाए गए सैकड़ों की संख्या में नमाजी, उनका कहना है। हिंदू संगठन का ये भी आरोप है कि नमाज के लिए जमीन नहीं दी गई है, उसके बावजूद नमाजी दूसरे जिलों से आए हैं और यहाँ खुले पर नमाज पढ़ रहे हैं। आपको मैं सच बताऊं, आपको उन्होंने झूठ बोला है। वो ना तो बिहार से है ना मुजफ्फरनगर से है, वो रहने वाला तो बंगाल का है, बांग्लादेशी है वो बांग्लादेशी हो, यहाँ का तो है ही नहीं। वो तुम्हारा झूठ बोल रहे हैं। आप एक बार दोबारा से पूछो कि आप बांग्लादेशी हो, तो जब बताएंगे हाँ वो बांग्लादेशी है। वो थोड़ी अकड़ में बोलोगे तो आप
वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। वो ये सारे बंगला जो हमारा जो गुड़गांव के कुछ मुसलमान है वो अपने मस्जिद में जाते हैं, ईदगाह में जाते हैं, अपना गुड़गांव में मस्जिद है वहाँ जाते हैं, बादशाहपुर में मस्जिद, यहाँ से और वहाँ से मात्र मस्जिद यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मस्जिद है। वहाँ क्यों नहीं पढ़ते जा करके? यहाँ क्यों ऐसे क्यों? कहीं भी ये कहीं पर ही पढ़ेंगे। यहाँ एक पीर सा बनाएंगे, वो उनका हो जाएगा, वो फिर जमीन हो जाएगी। 25 साल से 100 साल से बैठे हैं, इनका जन्म पूछ लो तो जन्म इनका 30 साल का है, वैसे 100 साल से बैठे हैं। ये बताइए भाई साहब, आपका पहले नाम अपना बताइए, क्योंकि आप भी मेरा नाम जी प्रवीण हिंदुस्तानी, जिला शोषक बजरंग दल गुरुग्राम से। तो प्रवीण हिंदुस्तानी जी, आप ये बताइए कि जब ये लोग यहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे, आप लोगों ने कहा कि पहले यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ते थे। मैंने वहाँ जितने लोगों से बात की, कोई कह रहा है कि मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं 6 साल से पढ़ रहा हूँ। ये क्या विरोधाभास है दोनों के आरोपों में? यही चीज तो पकड़ने लगी है। अभी 15 साल कह रहे हैं, उसकी उम्र भी नहीं थी 20 साल। तो वो थोड़े दिन बाद यही कहेगा कि यहाँ मजार बना के मेरा जन्म यही हुआ था। कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अहम बैठक हुई है। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ मंथन हुआ। पूरे देश में केंद्र सरकार की मॉक ड्रिल करने की योजना। कोरोना अवेयरनेस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री खुद एक अस्पताल में जाएंगे। कोरोना पर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस रिलीज हो चुकी है, जिसमें विदेशी यात्रियों का वैक्सीनेटेड होना बेहद जरूरी है। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। लक्षण दिखने पर आइसोलेट किए जाएंगे यात्री। एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्ट किए जाएंगे। विदेश से आने वाले यात्रियों को देनी होगी रिपोर्ट। केंद्र सरकार फिलहाल मास्क अनिवार्य नहीं करेगी, इसे एडवाइजरी ही रखा जाएगा। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर ये मिलता बढ़ी है। दवा की दुकान में अचानक से मास्क की बिक्री में तेजी आई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर आज फिर बुलाई बैठक। शाम 6 बजे योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन रिलीज की गई है। कोरोना जांच में तेजी लाने के आदेश भी दिए गए। यूपी में कोरोना को लेकर एक्शन में सरकार। पुलिसकर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। यूपी डीजीपी ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। कहा कि अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए अलग से वार्ड होंगे। अस्पताल के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव को पहनाया गया मास्क। लोगों को जागरूक करने के अनोखे प्रयास। मुंबई में कोविड को लेकर के बीएमसी की तैयारी पूरी हो चुकी है। 1850 बेड्स का कोविड अस्पताल बनाया गया। एमपी में भी कोरोना को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 13 मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन प्लांट और सिलेंडर्स की सुविधा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बिहार में अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग। सरकारी अस्पताल में तैयारियां शुरू कर दी गई। उत्तराखंड में भी कोविड-19 को देखते हुए अलर्ट पर सरकार। स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के दिए गए निर्देश। होटल रेस्टोरेंट के लिए भी जारी होंगी नई गाइडलाइंस। केंद्र जैसी गाइडलाइन भेजेगा उसी को लागू किया जाएगा। कोरोना पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, एमपी सरकार पूरी तरह से तैयार है। पिछले 24 घंटों में एमपी में कोई भी कोरोना केस नहीं है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट पर है महाराष्ट्र सरकार, जिसमें विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का टेस्ट किया जाएगा। कोरोना वेरिएंट BF.7 चीन से पहले 91 देशों में फैल चुका था। चीन में अब तक इस वेरिएंट के कई केस सामने आए हैं। चीन में सड़कों पर लाइन लगाए दिखे नागरिक, जहां पर बूस्टर डोज के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ नजर आई। चीन में कोरोना से मरने वालों का बढ़ रहा है आंकड़ा। शमशान के बाहर लंबी कतारें लगी। शव वाहनों का इंतजाम किया गया। चीन में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं कोरोना से हालात, जिसमें शवदाह गृह में अंतिम संस्कार के लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। बीजिंग में कोरोना की लंबी लाइन लगी। कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए चीन का फैसला। चीन आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने पर 10 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। चीन में बेकाबू कोरोना के बीच एयरपोर्ट और दुकान पर पूरी तरह से बंद है। सड़क पर पसरा है सन्नाटा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीन को चेतावनी। कहा, चीन कोरोना को लेकर दुनिया के साथ साझा करे सही जानकारी। चीनी नागरिकों का कराए वैक्सीनेशन। अमेरिका ने चीन से कोरोना की मांग पर जानकारी मांगी है, जहां पर विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन सहित सभी देश के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। शंघाई में डॉक्टर्स को कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने के निर्देश। शहर के 2.5 करोड़ लोग, आधे से ज्यादा लोग अगले सप्ताह तक हो सकते हैं संक्रमण। चीन में सामने आए हैं डराने वाले आंकड़े, जिसमें कोविड से एक दिन में 1 लाख कोरोना संक्रमण और 5,000 मौतें दर्ज। कोविड-19 की 8वीं लहर से जूझ रहा जापान। एक दिन में दर्ज किए गए 2 लाख से भी ज्यादा कोविड के नए केस।
भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बोले अनुराग ठाकुर, कहा कि राहुल गांधी चाहे जितनी यात्रा कर लें, कोविड प्रोटोकॉल उन पर भी लागू होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का ट्वीट, लिखा कोरोना को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरियाणा के सोना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जमकर के कोरोना की धज्जियां उड़ाई गई हैं। बिना मास्क लगाए नजर आए लोग। राज्यसभा और लोकसभा में सदन की कार्यवाही में मास्क लगाकर संसद पहुंचे पीएम। सदन के अंदर सभी सांसद भी मास्क लगाए हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी राजकोट में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की बड़ी मीटिंग, बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्षों समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल अपनी ही पार्टी से नाराज हो गए, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए वहां से चले गए। एसडी कुमारस्वामी की भव्य पंचरत्न रैली, कुमारस्वामी पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। आरजेडी नेता अब्दुल सिद्दीकी ने अपने बयान पर दी है सफाई, कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। इंटालिया केस में रियाजुद्दीन काजी को जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट से रियाजुद्दीन को जमानत मिली। बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, कहा कि चीन के साथ मिलकर के देश को धोखा दे रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेता कमलनाथ के भांजे को समन, राउस एवेन्यू कोर्ट ने 18 जनवरी को पेश होने के लिए कहा। फर्टिलाइजर घोटाले में कोर्ट ने तलब किया। और माफिया मुख्तार अंसारी की 5 दिन और बढ़ाई गई है ईडी की कस्टडी, 27 दिसंबर तक मुख्तार को ईडी की कस्टडी। शिवपाल को मिली संगठनात्मक पुनर्गठन की जिम्मेदारी, अखिलेश यादव बोले केंद्र से बीजेपी सरकार को हम उखाड़ देंगे। कर्नाटक के रामनगर में जेडीएस विधायक की पत्नी अनीता कुमारस्वामी का बयान, कहा कि अगर हम भी सत्ता में आए तो 24 घंटे के अंदर कर्ज माफ करेंगे। 16 जवान शहीद हो गए हैं, सेना के 4 जवानों का इलाज जारी। सिक्किम हादसे पर राजनाथ सिंह ने जताया दुख, शहीद जवानों को परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। हैदराबाद में अगर बात करें तो अचानक से एक सड़क धंस गई, सड़क धंसने के बाद गड्ढे में समाई गाड़ियां। जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचा प्रशासन, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुरुग्राम में खुले में नमाज पर हिंदू संगठन का हंगामा लगातार जारी है, सैकड़ों की संख्या में नमाज पढ़ते नजर आए लोग। हिंदू संगठन ने कहा कि दूसरे जिलों से लोग बुलाए जा रहे हैं नमाज के लिए, नहीं दी गई है जमीन, खुले में नमाज पढ़ने पर रोक है। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश हुआ है, पुलिस ने 17 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। कुपवाड़ा और बारामूला से हुई है गिरफ्तारी। टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 16 जगहों पर छापे मारे। मध्य प्रदेश के देवास में सीएमओ के सामने कर्मचारी की पिटाई, कर्मचारी के पर पैसे वसूलने का आरोप है। टाइम्स ऑफ भारत वीडियो की पुष्टि नहीं करता। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खाई में गिरी कार, 4 की मौत, 4 घायल। कवर्धा की चिल्फी घाटी में हुआ हादसा। श्री गंगानगर की रिद्धि सिद्धि 3rd कॉलोनी में हुआ है एक बड़ा हादसा, जिसमें मकान का छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। गाजियाबाद के एक मैरिज हॉल में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, सारा सामान जलकर खाक। दिल्ली के बहस में बच्ची के साथ हुए रेप मामले में एक्शन में है प्रशासन की टीम, जिसमें पुलिस ने बरामद की है घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज, आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली में महिला कांस्टेबल ने की आत्महत्या, घर में फांसी लगाकर दी जान, पति भी दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक यूनिट में तैनात। दिल्ली में 5 साल की बच्ची के साथ अपहरण के बाद रेप की घटना, सीसीटीवी में घर से वापस से पीड़िता को गोद में ले जाता दिखा आरोपी। बिहार के आरा में लगा पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे, मामले में 5 युवक गिरफ्तार। कश्मीर में बीजेपी के 18 कार्यकर्ताओं को धमकी मिली है, टीआरएस ने जारी किया है बारामूला यूनिट के कार्यकर्ताओं की लिस्ट। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित, प्रस्ताव में राज्य के हितों की रक्षा का संकल्प। केंद्र और केसीआर की बड़ी तल्खी, किसान विरोधी होने के लगाए हैं आरोप, केंद्र के खिलाफ तेलंगाना में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी बीआरएस। आरजेडी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी का विवादित बयान, कहा कि देश में नहीं रहने लायक माहौल, जेडीयू ने भी बयान का समर्थन किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले हैं श्रद्धा के पिता, पुलिस से दिए इंसाफ का आश्वासन। श्रद्धा वॉलकर के पिता आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कर सकते हैं मुलाकात, करीब 4 बजे मुलाकात कर चुके हैं, संभावना और जांच के बारे में जानकारी दी।
श्रद्धा हत्याकांड मामले में एक्शन में है प्रशासन की टीम। आरोपी आफ्ताब के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट जल्द ही तैयार करेगी। बिहार के वैशाली में एसपी कार्यालय में तैनात क्लर्क नशे की हालत में गिरफ्तार, 50,000 कैश और शराब की बोतल की बरामद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पीडीपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। शराब की दुकान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। फिरोजपुर में शराब फैक्ट्री के बाहर किसान और गांव वालों का धरना जारी है। जांच के लिए बनी कमेटी को 10 दिनों में सरकार को देनी होगी रिपोर्ट। टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए सख्त है। जम्मू कश्मीर में आतंकी समूह के कई ठिकानों पर छापे मारे गए। कोलकाता में सीबीआई की एक प्राइवेट कंपनी पर रेड। कंपनी के सीईओ से अधिकारियों ने की पूछताछ। कंपनी पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप। कन्हैया लाल हत्याकांड में चार्जशीट पर बोले हैं बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा। कहा कि राज्य में डर और भय का माहौल है। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में टाइम्स ऑफ भारत की खबर का असर। एनआईए की चार्जशीट में 2 पाकिस्तानी के नाम। कन्हैया लाल के बेटे यश तेली का बयान। कहा कि सरकार ने 3 से 4 महीने में दोषियों को सजा का वादा किया था, लेकिन 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ चार्जशीट ही पेश की गई। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षा विभाग का नया तरीका। सुबह 4:30 बजे धार्मिक स्थलों से अनाउंसमेंट करके छात्रों को जगाया जाएगा। प्रदूषण को लेकर के यूपी में स्टार्टअप मुहिम के तहत आई है नई तकनीक, जिसमें लिथियम बैंक के जरिए पावर को किया जाएगा स्टोर। शिमला में फूड कार्निवल का आयोजन। गांव की महिलाओं ने ऑर्गेनिक तरीके से बनाए हिमाचल के खास पकवान। भारतीय सेना में शामिल हुए 4 महिला खिलाड़ी, जिसमें नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए मिशन ओलंपिक कार्यक्रम के तहत ये चयन किया गया। नासिक में क्रिसमस का त्योहार की धूम। बाजारों में दिखी लोगों की भारी भीड़। यूक्रेन के सुमी रीजन में रूस ने मचाई है तबाही। पूरे गांव पर एक के बाद एक कई अटैक किए। पुतिन का युद्ध को लेकर बयान। कहा कि रूस युद्ध खत्म करना चाहता है, उसके लिए कूटनीतिक समाधान जरूरी। ईरानी ड्रोन में मिले अमेरिकी कंपोनेंट्स के इस्तेमाल की जांच करेगा यूएसए, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस कर रहा है ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हमलों की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन के रूसी हमलों से भारी तबाही। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। सेना के शौर्य की साझा की है तस्वीर। युद्धाभ्यास करती दिखी रूस की सेना। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया एक और वीडियो। वायुसेना के पायलटों के युद्ध करते हुए जारी किया है वीडियो। सैनिकों का सरकार ने बढ़ाया हौसला। रूसी हमलों से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर रूस ने लगातार मिसाइल से हमला किया। रूसी वायुसेना आज मना रही विमानन दिवस। इस दौरान रूसी सैनिक दिखाएंगे करतब। रूस के मारिउपोल में थिएटर पर बमबारी हुई। हमले में तबाह हुए ऐतिहासिक ड्रामा थिएटर। यूक्रेन के बखमुत में रूस का हमला। रूसी सेना ने ड्रोन के जरिए किया हमला। इसके साथ ही यूक्रेन ने युद्ध के बीच हिमास रॉकेट का भी परीक्षण किया है। सड़क किनारे मिसाइल का परीक्षण करते दिखी यूक्रेन की सेना। अमेरिका से लौटने पर बोले ज़ेलेंस्की, विजय हमारी होगी। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मतलब यूक्रेन की सुरक्षा पक्के। अमेरिका से वापसी के दौरान पोलैंड के राष्ट्रपति से मिले हैं ज़ेलेंस्की। सोशल मीडिया पर लिखा कि आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर के चर्चा हुई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बड़ा धमाका। I-10 इलाके में विस्फोट। टैक्सी सवार हमलावरों ने खुद को उड़ाया। टैक्सी में 2 फिदायीन हमलावर थे और पुलिस चेकिंग के दौरान खुद को बम से उड़ा दिया। मॉस्को में मिलिट्री यूनिट्स में लगी भीषण आग। आग ने 200 वर्ग मीटर तक एरिया को अपनी चपेट में लिया है। भारी नुकसान की आशंका। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के एलजी पर मनीष सिसोदिया का हमला, जिसमें सरकार के काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं एलजी, ये कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलजी की दखलंदाजी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सरकारी अफसरों को सीधे आदेश दे रहे हैं एलजी। गलत काम ना करने पर सस्पेंड तक की धमकी देने का आरोप यहां पर लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया। और सीधे सीधे एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और ये कहा जो दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने हैं। सरकारी कामकाज में दखल अंदाजी की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के कामों में दखल अंदाजी कर रहे हैं एलजी। ना सिर्फ दखल अंदाजी बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी। अब आप ये पत्र देखिए, दरअसल ये शिकायत की गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन की बात कहते हुए। उनका कहना है कि सरकारी अफसरों को सीधे आदेश दे रहे हैं। तो सरकारी अफसरों को सीधे आदेश दे रहे हैं एलजी। गलत काम न करने पर भी सस्पेंड करने की धमकी जो है एलजी की तरफ से दी जा रही है, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। सिसोदिया की एलजी को जो चिट्ठी है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। एलजी पर दखल अंदाजी के आरोप लगे। पुलकित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, एक बार फिर से
दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने, इस बार गंभीर आरोप एलजी के ऊपर कि सीधे सीधे धमकी भी दे रहे हैं सस्पेंड करने की। देखिए, पिछले लगातार काफी दिनों से ये टकराव की स्थिति बनी हुई थी। जो अधिकारी है दिल्ली सरकार के, वो सीधा उपराज्यपाल को बहुत सारी जानकारी दे रहे थे और इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने ऑब्जेक्शन भी मीटिंग्स में उठाया था। और अब दिल्ली की डिप्टी सीएम ने लिखा है जिसमें यहाँ तक ये बात कही है उन्होंने कि एलजी मंत्रियों को साइड कर सीधा अफसरों को आदेश दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला भी दिया हुआ है जो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों को निर्धारित करता है कि किसके पास कितनी पावर है और उस तरीके पावर का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि दिल्ली को दोनों मिल ही हैं, ये तमाम आदेश में साफ है। लेकिन सबको अपने अपने अधिकार दिए गए हैं, उसमें उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो अधिकारियों को आदेश नहीं दे सकते किसी काम को लेकर। वो फाइलें उनके पास जाएंगी, लेकिन इस तरीके। ठीक है पुलकित, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बार फिर से तकरारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये एक पत्र लिखा है एलजी को मनीष सिसोदिया की तरफ से। बढ़ते अगली खबर की ओर, कोरोना चीन में काल बन रहा है तो पूरी दुनिया अब वायरस के खौफ में, दहशत में है। दुनिया के देशों में डर अब ये सताने लगा है कि कोरोना के नए वेरिएंट एक बार फिर से हाहाकार न मचा दे। जी हाँ, चीन में दरअसल वायरस की वजह से खौफ पसर रहा है। हालात यहाँ पर बहुत बद से बदतर होते नजर आते हैं। अस्पतालों में लाशों का अंबार है, डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ तक संक्रमित हो गए हैं, कईयों की तो जान भी चली गई है। चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अस्पताल से शमशान घाटों तक लाशों का लगा अंबार। चीन में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि ना तो अस्पताल बचे हैं और ना ही दवाइयां मिल रही हैं। शमशान घाट में वेटिंग लिस्ट चल रही है। वहीं चीन की तानाशाही सरकार कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े छिपा रही है। चीन से हर दिन खौफनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। चीन में चलते चलते कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना से पीड़ित इस महिला को देखिए, अस्पताल में बेड के लिए इंतजार कर रही थी, तभी अचानक गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कोरोना के तांडव की दूसरी तस्वीर को देखिए, कैसे एक लड़की इलाज के लिए तड़प रही है। लड़की की सांसें तेजी से थमती जा रही हैं, फिर लड़की चंद सेकंड में दम तोड़ देती है। वाकई ये तस्वीर बेहद डरावनी और दिल को झकझोर देने वाली है। सरकार ने जैसे ही कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी, वैसे ही मामलों में भयंकर उछाल देखा गया। अस्पतालों में एक एक बेड के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। चीन से डरावनी तस्वीर तो आपने देखी, जिन्हें देखकर अच्छे भले इंसान का भी सर चकरा जाए, ऐसी कई तस्वीरें और हैं। चीन ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी की है। चीन के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट काफी खतरनाक साबित हो रहा है। चीन कोरोना से करा रहा है। चीन में कोरोना की अब तक की सबसे घातक लहर आई है। चीन में कोरोना की लहर आने से दवाओं की भारी किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से भारी संख्या में लोगों की जानें जा रही हैं। चीन के अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ने से अफरा तफरी मच गई है। मुर्दा घरों के बाहर लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगी हैं। पिछले कुछ महीनों से कोरोना की रफ्तार सुस्त थी, लेकिन अचानक कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। चीन में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त चीन में 54 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। चीन के तमाम शहरों में बेड की भारी किल्लत हो रही है। वहीं एक बार फिर चीन पर कोरोना पर जानकारी छुपाने का आरोप लग रहा है। चीनी सरकार ने लोगों को बुखार, बदन दर्द और सिर दर्द की दवाइयां फ्री में देने का ऐलान किया है, लेकिन चीन के पास दवाइयों की स्टॉक खत्म हो चुकी है। ऐसे में चीन में दवाइयों की कालाबाजारी शुरू हो गई। WHO का आरोप है कि 7 दिसंबर के बाद से चीन से कोरोना मरीजों का कोई डेटा नहीं मिला है। तो कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत बड़ी खबर यह है कि भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन को मंजूरी दी है। जी हाँ, वैक्सीनेशन करा चुके लोग भी अब कोविशील्ड को वैक्सीन लगा चुके लोग ले सकते हैं। फिलहाल निजी अस्पताल में ये वैक्सीन लग जाएगी। तो कोविड काल के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया। वैक्सीनेशन करा चुके लोग भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। देखिए, तैयारियां पूरी की जा रही हैं ताकि जो हालात चीन में है वो यहाँ पर ना हो, और इसीलिए तमाम रास्ते भी ढूंढे जा रहे हैं। तो देखिए, कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में जागरूकता भी अब बढ़ने लगी। एक बार फिर लोग वैक्सीनेशन का दूसरा डोज और बूस्टर डोज लगवाने अस्पतालों में पहुंच भी रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथी विनोद मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां पर टीकाकरण केंद्र पर लोगों ने उनसे क्या कहा, कोविड को लेकर वो कितने जागरूक हैं, सुनिए।
लोगों में कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज के लिए एक बार फिर से जो है अवेयरनेस बढ़ गई है। लगातार लोग जो है जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है जहाँ पे लोग आके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। श्रवण जी हमारे साथ हैं यहाँ पे इसी अस्पताल में फार्मासिस्ट हैं। श्रवण जी किस तरह की तैयारियाँ हैं? कल भी लोगों ने बूस्टर डोज लगवाए हैं। हमारे चिकित्सालय की तरफ से पहले से तैयारी थी, लेकिन कल से लोग एक्टिव हो गए हैं जिनको बूस्टर डोज नहीं लगा था। तो जिस तरीके से पहले व्यवस्था थी उसी तरीके की व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। ठीक है, और लोग आना भी शुरू हो गया है। कल सुबह से लोग आने लगे हैं। हाँ, आने लगे। हम अभी 3-4 लोगों को लगवाने के लिए प्रेरित थे, सुबह से फ़ोन कर रहे थे। हमने कहा ठीक है, ये स्वागत लगवाइए। तो ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है आपको दिखाएं कि लोग जो है वो आने लगे हैं यहाँ पर, और ये वेटिंग एरिया बनाया गया है जहाँ वैक्सीनेशन के लिए लोग वेट करेंगे। इसके बाद से ये वैक्सीनेशन सेंटर है। आपको एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन लग रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग कैसे एक बार फिर से जो है वैक्सीनेशन के लिए एक्टिव हो गए हैं। मतलब अवेयरनेस जो थी उसको लोग सरकार बहुत सब्जी थी, तो ये कहा जा रहा था कि जो है अब लोग वैक्सीनेशन कराएंगे और यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हो गया। तो सिविल अस्पताल है ये, यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है वो देख सकते हैं आप लग रहा है। और कुछ लोग अब कतारों में भी खड़े हैं। तो लोग इसको लेके थोड़ा सा अब जिस तरह से कल सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके बाद से लोग एक्टिव अब दिखाई दे रहे हैं। तो वैक्सीनेशन अब शुरू हो गया यहाँ पे। बात हम कोरोना की कर रहे हैं। कोरोना को लेकर यूपी में तैयारी जो है वॉर लेवल पर चल रही है। खासकर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट को फिर से जांचा और परखा जा रहा है। हमारे साथी आशुतोष सिंह ने वाराणसी से एक खास रिपोर्ट कवर की जिसे देखना आपके लिए जरूरी है। दिखाते हैं। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जिस चीज की सबसे अधिक क्राइसिस थी यानी कमी थी वो था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभाव में न जाने कितने लोगों ने दम तोड़ दिया था, और उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार ने सभी जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया था। हालांकि बीच में ये खबरें आई थी कि बहुत सारे जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो बंद पड़े हैं, जर्जर हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब जब कोरोना की एक बार फिर से जो खतरा है, संभावित खतरा है, उसके मद्देनजर क्या ऑक्सीजन प्लांट चालू हैं या नहीं चालू हैं, इसी बात की रियलिटी चेक करने के लिए आज हम वाराणसी के ESIC हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। और यहाँ का जो ऑक्सीजन प्लांट है हम उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो 24/7 के तहत जो पूरे तरीके से चालू हालात में है, न सिर्फ चालू हालात में है बल्कि बेहतर काम कर रहा है। जैसा कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर कोरोना की जो संभावित लहर है उससे लड़ने के लिए ये ऑक्सीजन प्लांट बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान इस ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया गया था, और उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो उत्पादन है ऑक्सीजन का किया जाता है। ESIC हॉस्पिटल के बारे में बता दें कि ये लगभग 150 बेड का हॉस्पिटल है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है इसी प्लांट से होती है। तो टाइम्स नाउ नवभारत की रियलिटी चेक में ये जो अस्पताल है वो पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त पाया गया है। तो युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है क्योंकि कोविड से जंग लड़नी है, और आप सब भी सुरक्षित रहिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। इसी के साथ 4 का फायर में फिलहाल इतना ही।